हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजत क्लासेस। आज की वीडियो में हम एक क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि नीरज अबूसरिया की तरफ से पूछा गया है। प्लीज़ एलोबरेट द डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल्सो इफ पॉसिबल प्लीज़ मेक ए वीडियो ऑन सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये एक्चुअली यहाँ पे इन्होंने दो क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहले बात करें रिटन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो कहीं पे लिखा हुआ हो या जिसका कोई डॉक्यूमेंटेशन हो, उसको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इंडिया एंड यूएसए है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। वहीं हम बात करें अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो कहीं पे लिखा हुआ नहीं हो या जिसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो, उसको हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जो यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब मेरे से इस पे काफ़ी लोगों ने सवाल पूछा कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर भी वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे लोगों को अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ नहीं पता है। जबकि एक यूके है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, वहाँ पे लिखा हुआ कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, फिर भी वहाँ के लोगों को उनके राइट्स पता है, उनकी ड्यूटीज़ पता है। तो ऐसा क्या है कि कैसे पॉसिबल है कि यूके का अनरिटन होते हुए भी वहाँ पे इतना सब कुछ उनको पता है। तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है उसके पीछे कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से वो लिखा हुआ है। इसमें पहला जो रीजन है वो है डाइवर्सिटी। इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। आप चाहे लैंग्वेज में देख लो, आप चाहे रिलीजन में देख लो, चाहे आप कल्चरल में देख लो। तो इस वजह से क्या होता है कि जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उतना ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी या कॉन्ट्रोडिक्शन होगा लोगों में। अगर हम बात करें लैंग्वेज की, जो कि एक काफ़ी बड़ा रीज़न है, तो हमारे देश में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। वहीं हम यूके की बात करें तो वहाँ पे लिमिटेड लैंग्वेजेज ही हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल हैं, वो वहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश को यूज़ करते हैं। इंडिया में देखें तो हम इंग्लिश भी यूज़ करते हैं, हिंदी भी यूज़ करते हैं, तमिल भी यूज़ करते हैं, बंगाली भी यूज़ करते हैं। तो इस वजह से क्या है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखना पड़ा। अब अगर अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ नहीं है और इसको बेसिकली देखा जाए तो हिंदी और इंग्लिश में ही अगर लिखा बोला जाए इसको, और जितने भी लॉ हैं इसमें जो भी लॉ बनाए जाएं वो अगर हिंदी और इंग्लिश में ही बने, तो अगर हमें अगर दूसरी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करना है या वहाँ के लोगों को इसके बारे में समझाना है, तो हमें एक पर्टिकुलर एक इंसान चाहिएगा जो दोनों लैंग्वेज को जानता हो। फिर जैसे ही वो उसको दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, ट्रांसलेट करेगा, तो हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस कर दे या कुछ उसमें एक्स्ट्रा उसमें अपनी तरफ से कुछ जोड़ दे उसमें। तो उसमें होगा ये कि जो हमारा एक्चुअल लॉ था वो अलग हो जाएगा उस लॉ से। तो वहाँ के लोग कुछ चीज़ों को फॉलो करेंगे, यहाँ के लोग कुछ और चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो इस वजह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा इसमें जो रीज़न है वो है कल जो कम्युनिटी है वो लार्जर कम्युनिटी है इंडिया की एज कंपेयर टू यूके। अब देखा जाए तो इंडिया में बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बात करूँ, एक खाप पंचायत है नॉर्थन इंडिया में, और वो कोई भी ऐसा लॉ बनाती है, उससे कुछ कम्युनिटीज जुड़ी हुई हैं। अगर वो कुछ भी लॉ बनाती है तो उसको उस कम्युनिटी के लोग फॉलो करेंगे, बट जो अदर कम्युनिटीज़ हैं वो उसको फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि वो उससे जुड़े हुए नहीं हैं। वो एक वर्बली एक लॉ पास करती है, उसको वो लोग फॉलो कर लेते हैं। अगर कोई रिटर्न स्टेटमेंट पास करे और उनको वो समझाया जाए कि इस वजह से इन्होंने ये लॉ पास किया है, इसके रीजंस ये हैं और इसके जो एडवर्स इफ़ेक्ट हैं, अगर इसको हम ये काम नहीं करेंगे तो इसके एडवर्स इफ़ेक्ट ये होने वाले हैं, तो हो सकता है कि हम कुछ और लोगों को जोड़ सकें उसमें। अगर हम उसको रिटर्न नहीं करते हैं, सिर्फ वर्बल करते हैं, तो वो कुछ सोसाइटी या कुछ कम्युनिटी के लोग ही उसको फॉलो करेंगे। तो एक रीज़न ये है। और तीसरा रीज़न जो है वो है लैंग्वेज, वो है एजुकेशन का। जो इंडिया की लिटरेसी रेट है वो एज़ कम्पेयर टू यूके बहुत कम है। यहाँ के लोग काफ़ी कम एजुकेटेड हैं, और इस वजह से क्या है कि अगर
वर्बली या फिर ऐसे ओरली कोई लॉ पास हो तो हो सकता है कि वो लोगों को समझ में ना आए, क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है। तो हो सकता है कि वो कुछ और ही समझें उस चीज़ को। वहीं पे अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है तो हम उसमें जो भी हमारे ड्यूटीज़ एंड राइट्स लिखे हुए हैं हम उसको समझा सकते हैं, बाई बोल के भी बता सकते हैं और साथ ही फोर्सफुली भी उसको समझा सकते हैं, उसको फॉलो करवा सकते हैं। लेकिन अगर रिटन नहीं होगा तो उसमें क्या होगा कि कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएंगे। समझाने वाला हो सकता है कि वो उसको सही तरीके से ना समझा पाए। तो इस वजह से जो हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है। और ये तीनों ही चीज़ें, तीनों ही जैसे डाइवर्सिटी, लार्ज कम्युनिटी एंड एजुकेशन, वो चीज़ें वहाँ पे बहुत कम है, या फिर एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू इंडिया। लार्जर कम्युनिटी है इंडिया में और वहाँ पे स्मॉल कम्युनिटी है। वहाँ पे जो भी लोग हैं वो एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी को फॉलो करते हैं, उसी में आते हैं। और जो तीसरा रीज़न है डाइवर्सिटी, वहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत कम है। इस वजह से वहाँ के लोगों को महसूस नहीं होता है कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखना चाहिए। और वहीं हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटी होने की वजह से यहाँ के ज़रूरी है कि यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ हो। इन यही रीज़न है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है और यूके का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है। अब बात करते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को सेकंड लॉ ऑफिसर भी बोला जाता है, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया को बोला जाता है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया को असिस्ट करता है। एंड जिसको सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाता है वो जॉइंट सेक्रेटरी या लॉ सेक्रेटरी के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। एंड जो इसका बेसिक वर्क है वो है गवर्नमेंट को, जो इसके लीगल मैटर्स होते हैं गवर्नमेंट के, उसमें गवर्नमेंट को एडवाइस करना होता है। साथ ही जो गवर्नमेंट के केसेस होते हैं उसमें ये रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को। और इसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट के थ्रू। जब अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट इसको रिकमेंड करता है किसी पर्सन को, तब प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता है एज ए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया फॉर ए टर्म ऑफ 3 years। जो इसका कार्यकाल होता है वो 3 साल का होता है। एट प्रेजेंट जो हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो है तुषार मेहता। एंड जो हमारे जो एट प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया है वो है श्री के वेणुगोपाल। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। थैंक यू।